नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और सबको इंतज़ार रहता है नए कपड़ों, नई खरीदी का, आतिशबाजी का। एक छोटी सी खबर है आपके लिए कि दिवाली की आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि दिवाली की आतिशबाजी का कोई इतिहास नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये परंपरा का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी भी नहीं है। आज इसी पर मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। पटाखे, पर्व, प्रदूषण और प्रोपेगेंडा, इतिहास, वर्तमान और भविष्य। भारत में पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है। पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर परशुराम कृष्ण हेगड़े ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के ट्रांजैक्शन संख्या 17 1953 में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारत में आतिशबाजी के इतिहास का विवरण दिया था। प्रोफेसर गोड़े लिखते हैं कि सन 1443 में देवराज द्वितीय के शासनकाल में सुल्तान शाहरुख का एक दूत विजयनगर के दरबार में रहता था। इसने लिखा है कि रामनवमी के उत्सव पर उसने वहां आतिशबाजी देखी थी। ऐसे ही बहुत से उल्लेख मिलते हैं जो बताते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में कश्मीर, उड़ीसा और गुजरात में न केवल उत्सव बल्कि विवाह समारोह आदि में भी आतिशबाजी होती थी। डॉक्टर सत्यप्रकाश DSC अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में रसायन में उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्रदेव की पुस्तक कौतुक चिंतामणि को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी में राजा के दरबार में विभिन्न प्रकार की अग्नि क्रीड़ाएं की जाती थी। कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चंद्र ज्योति, चंपा बाण, पुष्पवर्ती, छुछुंदरी, रस बाण, तीक्ष्ण नाल और रस बाण। ऐसे ही उल्लेख आकाश भैरव कल्प नामक पुस्तक में है, जिसमें यह बताया गया है कि बांस के बने पिंजरों से अग्नि बाण, जिसे रॉकेट भी कह सकते हैं, छोड़े जाते थे, जो आकाश में फूटने के बाद मोरपंख का बना हुआ या चंवर या आजकल के अनार या पटाखा जैसी रंग बिरंगी आतिशबाजी करते थे। प्रोफेसर गोड़े के अनुसार भारत में आतिशबाजी की कला 14वीं शताब्दी से चीन से आई, किंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि रसायनों के प्रयोग से विस्फोट करने का ज्ञान भारतीयों को 14वीं शताब्दी के पहले से भी था। क्योंकि प्रोफेसर गोड़े ने अपने लेख में 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार शेख मुसलुद्दीन सादी का उल्लेख किया है, जिसने अपनी रचना गुलिस्तान में एक स्थान पर लिखा था कि एक हिंदू अर्थात तत्कालीन गुलाम किसी से नाफ्ता फेंकना सीख रहा था। यह नाफ्ता एक प्रकार का ज्वलनशील तरल पदार्थ है जिसे आज नफ्तलीन कहा जाता है। इसे बोतल में भरकर चिंगारी लगाकर शत्रु पर फेंकने से शत्रु जल जाता है। शुक्र नीति में भी अग्निचूर्ण का उल्लेख है, किंतु शुक्र नीति का रचनाकाल निश्चित नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रोफेसर गोड़े ने अपने लेख में आकाश भैरव कल्प पुस्तक को उद्धृत करते हुए दीपावली का पर्व का उल्लेख भी करते हैं, जिसमें राजा को रात्रि में बाण विद्या अर्थात आज के समय के रॉकेट देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि भारत में दिवाली पर पटाखे छुड़ाना कोई नई परंपरा नहीं है। दीपावली पर पटाखे छुड़ाना कोई धार्मिक कर्मकांड भी नहीं है, बल्कि यह तो उत्सव मनाने का एक तरीका मात्र है। उत्सव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन शैली में रंग भरते हैं। भारत का हिंदू अपने पर्व उत्सव कैसे मनाए या ना मनाए, इस पर प्रश्न करना न्यायालय के कार्य क्षेत्र में कैसे आ सकता है। यह समझना कठिन है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहकर कि पटाखे छुड़ाने का उल्लेख किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है और उसके पश्चात अपने जनमानस के आक्रोश से व्यथित होकर अपनी ही बात काट दी। दरअसल न्यायालय ने ही हिंदुत्व को जीवन शैली कहकर परिभाषित किया था और आज जब इनके तुगलकी निर्णय पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया तो माननीयों को हिंदू एक रिलीजन समझ में आया। यक्ष प्रश्न यह है कि माननीय पटाखे छुड़ाने की परंपरा को धार्मिक ग्रंथों में खोज ही क्यों रहे थे? उन्हें तो इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाणों में जाना चाहिए था। दरअसल विगत कुछ दशकों में हिंदू पर्व उत्सवों को लेकर इस देश में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, उससे युवा और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ वर्ष पहले तक मैं ग्रीन दीपावली का पक्षधर था, परंतु हमारे बड़े हो जाने पर भी हमारे बड़े दीपावली पर लावा, मिठाई, लाई सहित 2 फुलझड़ी अवश्य लाते थे। मैंने एक बार एक बुजुर्ग से पूछा
तो बोले ये शुभ होता है। मैंने हंसकर पूछा इन पटाखों से वातावरण प्रदूषित होता है और आप कहते हैं शुभ होता है। इस पर उन्होंने कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, यह सत्य है, किंतु ये भी तो सोचो कि होली, दशहरा और अन्य पर्व पर इतना प्रकाश क्यों नहीं किया जाता। कार्तिक मास की अमावस्या को हमारे राजा राम अयोध्या लौटे थे। उन्होंने उस राक्षस राज का वध किया था जो आर्यावर्त की प्रजा को त्रास देता था, ऋषियों को मारकर खाता था, स्त्रियों का सील हरण करता था। 14 वर्षों के उपरांत यदि राजा शत्रु का वध करके अपने राज्य में लौटे तो उसके स्वागत में प्रजा आतिशबाजी नहीं करेगी तो क्या करेगी। सदा से हमारे देश में राजा होने का अर्थ यही रहा है कि जो प्रजा का कल्याण करे। दीपावली का प्रकाश और उल्लास भगवान राम के प्रति हमारी कृतज्ञता का परिचायक है। उनकी बात सुनकर मैं निरुत्तर हो गया था। विश्व भर में प्रदूषण को लेकर जहां तक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की बात है तो ज्ञातव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के होवे के विरोध में वरिष्ठ अमेरिकी भौतिक शास्त्री हेराल्ड लेविस ने 2010 में प्रतिष्ठित अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाधिक सफल अवैज्ञानिक धोखे की संज्ञा दी थी। अगले ही वर्ष 2011 में इसी मुद्दे पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर इवान गिवियर ने भी एपीएस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। विदेशी कंपनियां किस प्रकार सिगरेट के धुएं को बेचती थी, इसका एक उदाहरण तब सामने आया जब 1996 में बायोकेमिस्ट जेफरी वाइगेंड ने ब्राउन एंड विलियमसन तंबाकू कंपनी के राज उजागर किए थे। यह कंपनी सिगरेट में अमोनिया जैसे हानिकारक रसायन मिलाती थी जिससे निकोटीन का प्रभाव बढ़ाया जा सके। आज भारत को पेट्रोल का उपयोग कम करने की नसीहत देने वाले अमेरिका में 90 के दशक तक पेट्रोल में लेड यानी शीशे का प्रयोग होता था। पेट्रोल में सीसा के विरुद्ध क्लियर पैटरसन ने लंबी लड़ाई लड़ी थी जिसके फलस्वरूप दुनिया भर में सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध हो सका था। सिगरेट जैसे मादक पदार्थ हों अथवा पेट्रोल जैसी उपयोगी वस्तु, ये सभी आज मानव जीवन शैली के अभिन्न अंग हैं। हम लाख प्रयास करके भी इनका प्रयोग एकदम समाप्त नहीं कर सकते। इस दृष्टि से एक स्थान विशेष में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना हिंदू जनमानस के उल्लास का मर्दन है। अब प्रश्न है कि किया क्या जाए, कम या ज्यादा, किंतु पटाखों से प्रदूषण तो होता ही है। इसका उत्तर विज्ञान में है क्योंकि समस्या मूलतः विज्ञान जनित है। शिवकाशी तमिलनाडु स्थित आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा संस्थान है जिसे 2013 में CSIR से संबद्ध करने पर विचार किया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होना चाहिए था वह वाणिज्य उद्योग में चला गया। अभी यह संस्था इको फ्रेंडली पटाखों के विकास में कितनी सफल हुई है या इसने कौन से उत्पाद बनाए हैं ये तो बाजार में उपलब्ध है, इसकी कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारत में आतिशबाजी में जिन रसायनों का प्रयोग होता था उनका उल्लेख डॉक्टर सत्यप्रकाश स्वामी की पुस्तक प्राचीन भारत में रसायन और प्रोफेसर गोडे के शोध पत्र द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया में भी है। विचित्र विडंबना है कि जिस देश में गन्ना, चावल, सब्जी, चमड़ा आदि के लिए भारी अनुदान प्राप्त पृथक वैज्ञानिक शोध संस्थान है, उस देश में पटाखों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सके इस पर शोध होने की अपेक्षा प्रदूषण से उत्पन्न प्रोपेगेंडा का समर्थन और विरोध अधिक किया जाता है। हिंदुत्व के पैरोकारों को यह समझना होगा कि समस्या का निदान मात्र हाय तौबा करना नहीं है, जिसे हम मानव के लिए उपयोगी विज्ञान कहते हैं, कि वह आज के समय में दो है, कंप्यूटर विज्ञान और रसायन विज्ञान। यही कमर्शियल साइंस भी है। कंप्यूटर विज्ञान में तो हम आगे निकल गए किंतु रसायन में शोध को पीछे छोड़ गए। यही कारण है कि कभी देवी प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने से रोका जाता है तो कभी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उतने ही उल्लास से कल भी दिवाली मनाएं तो यह स्वीकार करना होगा कि आज विज्ञान को राष्ट्रवाद से जोड़ने की आवश्यकता है। आशा करता हूं आपकी दिवाली शुभ होगी, खुशियों से भरी हुई होगी। धन्यवाद मित्रों, हैप्पी दिवाली, नमस्कार।